हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर का जो टॉपिक है वो होगा द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट जो होता है वो बेसिकली होता क्या है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद किसी भी सेक्शन को, किसी भी पार्ट को या किसी आर्टिकल में कंडीशन और नीड्स के हिसाब से चेंजिंग करना ही अमेंडमेंट कहलाता है। हमेशा किसी भी देश में हमेशा कंडीशन सेम नहीं रहता है कि बदलते कंडीशन के साथ साथ आदमी का या सिटीजन्स के नीड्स भी बदलते हैं। उस नीड्स के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करना ही अमेंडमेंट कहलाता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 20 जो है वो अमेंडमेंट के बारे में बताता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 20 का जो आर्टिकल 368 है उसी में अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है। सो व्हाट इज अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बदलते कंडीशन और सिटीजन्स के नीड्स के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या किसी पार्ट में चेंजिंग करना ही क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है। ओके, यहाँ से अब ये जो अमेंडमेंट का पावर है, अच्छा इसके पीछे जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जरा उस पर चर्चा करते हैं। जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस समय अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स के बीच अलग अलग जो अवधारणाएं थीं, उनमें कोई किसी भी प्रोविज़न को लाना चाह रहा था तो कोई दूसरा मेंबर उसके अगेंस्ट में उस प्रोविज़न के बारे में तर्क दे रहा था। इसी बीच एक अमेंडमेंट नाम का जो टॉपिक है वो अमेंडमेंट आया। इसके लिए अमेंडमेंट के लिए जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो दो मेंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, इनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यही जो दो मेंबर्स थे पंडित नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस अमेंडमेंट को लाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित थे, ज़्यादा अमेंडमेंट को लाने के लिए ज़्यादा चर्चा कर रहे थे। इसीलिए इस अमेंडमेंट में लाया गया और इसके पीछे तर्क, इसके पीछे जो रीजन था वो रीजन ये बताया गया कि अपने इंडिया में, अपने देश में जो हमेशा एक ही कंडीशन, जो इस समय कंडीशन है, चूँकि उस समय इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो चुका था, उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन सब इस समय के मुकाबले काफ़ी डाउन था। तो उस समय जो इसके पीछे रीजन दिया गया वो बताया ये गया कि हमेशा जो अपने देश का कंडीशन है वो हमेशा ऐसा रहेगा नहीं, इकोनॉमी बदलेगा, पॉलिटिकल कंडीशन बदलेंगे। तो जैसे जैसे अपने देश का आर्थिक कंडीशन बदलेगा, राजनीतिक ढांचाएं बदलेंगी, तो उस कंडीशन के हिसाब से जो सिटीजन्स का नीड्स है उस नीड्स में भी परिवर्तन होगा। तो हमेशा कंडीशन एक नहीं रहेगा। इसके चलते अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड या फिर एक ही तरह का बनाना उचित नहीं है। उसमें थोड़ा सा बदलाव का प्रक्रिया, बदलाव का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डालना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट नाम का जो प्रोविजन था वो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया कि जैसे जैसे लोगों का कंडीशन, लोगों का नीड्स बदलेगा उसके हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। और इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 में आर्टिकल 368 ऐड किया गया कि जो आर्टिकल 368 बताता है कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया तो जा सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट करने का पावर है वो पावर किसे दिया जाए? इस पर जब इसका जब रिजल्ट आया, इसे पावर दिया क्या जाए, किसको दिया जाए, तो आया उनके विचार में जो इस पर जो डिसीजन निकला वो आया पार्लियामेंट। ठीक, तो जो अमेंडमेंट का जो पावर है वो पावर दिया गया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को ये पावर देकर कहा गया, ये बोले कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है कि पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन वो अमेंडमेंट करेगा भी आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर मेंशन किया है, जो उसके पीछे प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही उसमें अमेंडमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट अपने इच्छानुसार इस आर्टिकल 368 को साइड में करते हुए अपने इच्छानुसार उसमें अमेंडमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके पीछे कारण देते हुए, इसके पीछे तर्क देते हुए कहा गया कि पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट करेगा, लेकिन पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने का प्रोसेस है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर विच इनेबल द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड बाय द प्रोसीजर
गिवन इन आर्टिकल 368 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर दिया है अमेंड करने का, उसके पीछे जो प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही आपको अमेंडमेंट करना है। ये कौन कहा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, पार्लियामेंट के लिए पावर देते हुए। ओके, यहाँ से अब जो पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करेगा वो अमेंडमेंट किस प्रकार का हो सकता है? अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेगा पार्लियामेंट, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में का कोई आर्टिकल बदल सकता है, कोई आर्टिकल ऐड कर सकता है, या किसी आर्टिकल को हमेशा के लिए हटा सकता है। एक तो पार्लियामेंट में सिर्फ इतना नहीं कि आप कोई भी आर्टिकल है उस आर्टिकल में आप चेंज करिए और चेंज करके क्या उसको हटाया जा सकता है? हाँ, पार्लियामेंट को यह भी पावर दिया गया कि आप किसी भी आर्टिकल को हटा सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को बदल सकते हैं, या किसी भी नया आर्टिकल जोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ से अब इसके बाद आया कि अच्छा, अगर किसी भी आर्टिकल को जोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसके पीछे थोड़ा सा लिमिटेशन भी देना जरूरी है। उसके पीछे थोड़ा सा लिमिटेशन किस तरह से दिया गया, इसके पीछे थोड़ा सा हिस्टोरिकल केसेज हैं, 3 केसेज। इन केसों को ज़रा ध्यान से देखिए। इस केस में सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद केस। पहला आता है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस जो हुआ था 1951 में। शंकरी प्रसाद केस जो 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ये शंकरी प्रसाद केस लाया क्यों गया था? शंकरी प्रसाद केस सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया था, इसी समय 1951 के ही टाइम में फंडामेंटल राइट के लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी नाम का जो फंडामेंटल राइट था उसे हटाया गया था, और इसी फंडामेंटल राइट्स को हटाने के अगेंस्ट में ये केस आया था, शंकरी प्रसाद केस। और शंकरी प्रसाद केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिकल जजमेंट था, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के तहत, वो आर्टिकल 368 के तहत दिया गया अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की भी शक्तियां रखता है। यानी कि पार्लियामेंट को ये साफ तौर पर ये कह दिया गया कि पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। ओके, यहाँ से शंकरी प्रसाद केस का जो ऐतिहासिक फैसला आया। दूसरा केस इसी कंडीशन में आया था, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, इस गोलकनाथ केस में क्या हुआ था? गोलकनाथ केस 1967। अब गोलकनाथ केस जो आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने पहले वाले शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट को वो ओवररूल करते हुए अपने ही डिसीजन को गलत करते हुए उसने फिर नया फैसला दिया। वो फैसला ये दिया कि सिंस फंडामेंटल राइट्स कंटेन ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक दृढ़, एक निश्चित, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। इसलिए उस फंडामेंटल राइट्स को हटाना, उस फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करना, जो पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया था आर्टिकल 368 के साथ अमेंडमेंट करने का, वो अमेंडमेंट पावर जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं कर सकता। यानी कि गोलकनाथ केस अपने ही शंकरी प्रसाद वाले केस में दिए गए फैसला को ओवररूल करते हुए गोलकनाथ केस में क्या कहा कि हमने जो भी शंकरी प्रसाद केस में कहा था उसको ओवररूल करते हुए गोलकनाथ केस में ये कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने, जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के तहत, वो फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आया जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, वो सबसे इस सीरीज में वो क्या था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो था 1973 का। अच्छा, केशवानंद भारती केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस, अपने इंडियन पॉलिटी के सेशन का जीएस पेपर 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केशवानंद भारती केस ऐसा केस है जिसे यूं अगर एक सिंपल शब्द में कहा जाए, अगर मैं कहूं तो केशवानंद भारती केस एक ऐसा ऐतिहासिक केस था जिसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया गया फैसला अपने पूरे इंडियन पॉलिटी को ही बदल दिया, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को बदल दिया। वो केशवानंद भारती का जो जजमेंट था, वो जजमेंट में आया क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यहाँ से फिर गोलकनाथ केस में जो आया फैसला उसको फिर ओवररूल करते हुए क्या कहा गया कि केशवानंद
केशवानंद भारती केस में के तहत आए फैसले में पार्लियामेंट को जो 368 के तहत अमेंडमेंट करने का जो पावर दिया गया है, उस पावर में फिर से फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्व किया गया। शंकरी प्रसाद में क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, अमेंड किया जा सकता था। गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते पार्लियामेंट, लेकिन केशवानंद भारती में फिर फंडामेंटल राइट्स को लाया गया कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट कर रहा है, उसमें फिर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होगा। और यहाँ से फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि केशवानंद भारती केस 1973 का जो था, वो पार्लियामेंट को पावर देते हुए क्या कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन दे दिया गया। अब ये लिमिटेशन क्या आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पीछे जो लिमिटेशन दिया गया, वो जो लिमिटेशन था क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहा गया इसके पीछे कि भैया पार्लियामेंट आप जो भी अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को किसी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकते हैं, या फिर कोई एक और फंडामेंटल राइट जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके पीछे आपको इस बात को ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत आप अमेंडमेंट करते समय जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही आपको अमेंडमेंट करना है। किसी भी तरह का ऐसा अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते जो सोशलिज्म को अफेक्ट करता हो, सेक्युलरिज्म को अफेक्ट करता हो। वैसे आप किसी भी आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ से अमेंडमेंट का प्रोसेस जो आगे बढ़ा, वो अमेंडमेंट के प्रोसेस आगे बढ़ते हुए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इसमें इन्वॉल्व किया गया। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए। ओके, यहाँ तक एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक है, एक नया इसमें सेक्शन है। वो सेक्शन ये है कि जिस समय अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडिंग पावर है, जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया, उस समय इस बात पर भी डिस्कशन हुआ कि अमेंडिंग पावर इसके पहले भी कई देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे, जैसे ब्रिटेन था, यूएस था। उस समय इस पर जब अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो अमेंडिंग पावर था वो काफ़ी, जो कहते हैं, सिंपल था। यानी कि उसमें रिजिड और फ्लेक्सिबल का जो टर्म आता है, वो जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें अमेंडिंग पावर काफ़ी सिंपल तरीके से दिया गया था। यानी कि उसमें अमेंड करना काफ़ी आसान था। सिंपल मेजोरिटी के साथ किसी भी सदन में आप इंट्रोड्यूस कीजिए बिल को और सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करके एक्ट बना दीजिए। लेकिन वही यूएस में जो कंडीशन था, यूएस में क्या था, काफ़ी रिजिड था। उसमें अमेंड करना काफ़ी, एक तरह से ये कहा जाए कि नामुमकिन कह सकते हैं कि उसमें अमेंड करना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को अमेंड करना काफ़ी हद तक रिजिड था, कॉम्प्लेक्स था। तो जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडिंग पावर दिया गया, उसमें ये कहा गया कि फिर हम किस कैटेगरी में रखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडिंग पावर को किस कैटेगरी में रखा जाए, रिजिड कैटेगरी में रखा जाए या फिर फ्लेक्सिबल कैटेगरी में रखा जाए। तो फिर इस पर बात क्या आया कि नहीं हम इसे फ्लेक्सिबल में रखेंगे, नहीं हम इसे रिजिड में रखेंगे। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिंग पावर है, ये इसके बीच कहीं ना कहीं लाई करेगा। यहाँ पे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग पावर लाई करेगा, नहीं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, नहीं वो ज़्यादा रिजिड होगा। उसे आर्टिकल को अमेंड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, नहीं ब्रिटेन के इतना आसान होना चाहिए और नहीं यूएस के इतना रिजिड, कठोर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब आता है इस अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर। वो प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर देखिए, चाहे वो अमेंडमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोविजन लाना हो, किसी भी तरह का कानून पास करना हो, जो अपने इंडिया में जो इसका प्रोसीजर चलता है, उस प्रोसीजर में होता क्या है
कि चाहे किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना हो, उस अमेंडमेंट को एक्ट बनाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए हमें सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो बिल, अब हर एक बिल को इंट्रोड्यूस करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग प्रोसीजर है। यहाँ पे जो अमेंडमेंट करने का जो बिल है, इसमें अमेंडमेंट करने में सबसे पहला जो स्टेप आता है, वो पहला स्टेप आता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, इस इंट्रोडक्शन ऑफ बिल के तहत कोई भी मेंबर, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, इसमें यही एक खास बात है, ध्यान दीजिएगा कि अमेंडमेंट का जो बिल है, वो बिल या तो मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी ला सकता है, और वो जो बिल है उस बिल का इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में पहले इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। फिर उस पहले जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में या राज्यसभा में, उससे पास होकर फिर दूसरे वाले में जाएगा। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे पास होकर राज्यसभा में जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया है तो वहाँ से पास होकर पहले लोकसभा में जाएगा, वहाँ से आगे बढ़ता है। फिर यहाँ से जब किसी एक हाउस में पास इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ से पास होने का फिर एक अलग इसका प्रोसेस है। वो प्रोसेस यहाँ पे मस्ट बी पासेज फ्रॉम बोथ हाउसेज बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ से किसी भी एक हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यहाँ से पास होने का तरीका है आप सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं, बल्कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी कहने का मतलब कि सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि मेंबर्स का 50% अगर उसके तर्क में वोट दे दिए तो वो पास हो गया। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी के तहत क्या होता है, यहाँ पे जो पास कराने का तरीका है वो है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी में होता क्या है कि यहाँ पे 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं उस सभा में, उस सदन में, उस हाउस में, उसके 2/3, यानी कि सिंपल कहा जाए कि अगर उसमें टोटल 300 अगर मेंबर अगर मौजूद हैं, इस 300 मेंबर में से मिनिमम 200 मेंबर इसके तर्क में अपना वोट देने चाहिए, तब जाके वो पास होगा। और इस पे एक और बात नोटिस करना है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उस बिल के इंट्रोडक्शन में पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता है, जैसे कि मनी बिल में होता है। मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराते वक्त सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना होता है कि आप दोनों में से किसी में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। उसमें ये कंडीशन लागू होता है कि आपको पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराना है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराने के बाद और इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होता है। यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे आप किसी एक कंडीशन में किसी भी एक हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोड्यूस कराने के पहले किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे होता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास होना चाहिए। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर बीच में बाई चांस अगर ऐसा कंडीशन आ गया बीच में कि मान के चलिए हमने लोकसभा या राज्यसभा में हमने उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंट्रोड्यूस कराने के बाद एक में तो पास हो गया, लेकिन दूसरा हाउस उसे पास नहीं कर रहा है किसी कंडीशन के चलते, कोई उसमें फॉल्ट दिखा, कोई भी चीज़ उसे उसमें नहीं पसंद आया, जिसके चलते दूसरा हाउस उसे पास नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में जो अमेंडमेंट के बिल में जो एक कंडीशन है, उस कंडीशन में जो ज्वाइंट सीटिंग नाम का जो टर्म है, वो ज्वाइंट सीटिंग इसमें अलाउ नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, अगर ये बंदा उसे पास नहीं कर रहा है तो आप क्या करिए, ज्वाइंट सीटिंग बैठा दीजिए। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब कि दोनों आपस में मिलकर एक मीटिंग होगा, मीटिंग में दोनों एक दूसरे को समझौता करेंगे, अगर वहाँ क्लियर हुआ तो पास होगा, नहीं ऐसा यहाँ नहीं होता है। जो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, वो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान अमेंडमेंट के बिल में नहीं होता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कि जब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद ये पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, लास्टली उस पर मुहर लगाएंगे, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे, और जैसे प्रेसिडेंट ने उस पर अपना सिग्नेचर किया, वो जो अमेंडमेंट बिल है यहाँ से पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट एसेंट फॉर प्रेसिडेंट एसेंट, और प्रेसिडेंट एसेंट जैसे प्रेसिडेंट अपना उस पर साइन करते हैं, यहाँ से वो बिल जो एक्ट बन जाता है, बिकम एक्ट। ठीक,
अब यहाँ से जैसे यानी कि प्रोसीजर क्या हुआ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल है। वो बिल का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कोई भी मेंबर, चाहे वो हाउस का मेंबर हो या फिर कोई प्राइवेट मेंबर हो, मिनिस्टर हो, उसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यहाँ से दोनों हाउस से पास होने के बाद, और हाँ, यहाँ पे अगर बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान इसमें नहीं है। यहाँ से पास होने के बाद पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट एसेंट के बाद ये बनता है एक्ट। ओके, यहाँ से अपना अमेंडमेंट फाइनल होता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक और टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वैसे ब्रॉडली डिस्कशन के बीच में डाउट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बीच में अगर होता है तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए रेडी है। आगे, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट होता कितने टाइप का होता है। फर्स्ट जो अमेंडमेंट होगा वो 3 तरह का अमेंडमेंट, 3 प्रोसीजर से अमेंडमेंट होता है। फर्स्ट पहला बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब कि नॉर्मली किसी बिल को लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया है लोकसभा या राज्यसभा में, और उसे 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ बस 50% अगर मेंबर उसके पक्ष में वोट दे दिए तो वो बिल पास होकर एक्ट बन जाता है। ये सिंपल मेजोरिटी के केस में होता है। इसमें नॉर्मली सिंपल मेजोरिटी से पास कैसे कैसे बिल होते हैं, नॉर्मली अगर देखिए तो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का नाम चेंज करना हो, या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के साथ अमेंडमेंट करना हो, या किसी भी स्टेट का बाउंड्री हुआ, नेम हुआ, उसको अल्टर करना हो, या लैंग्वेज से रिलेटेड पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इस तरह के डिस्प्यूट का जो भी अमेंडमेंट बिल आता है, उस अमेंडमेंट बिल को सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाता है। 50% इसके पक्ष में होने चाहिए, ये बिल पास होकर एक्ट बन जाता है। दूसरा केस आता है बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी, और मेजोरिटी ऑफ बिल्स आर पास्ड बाय दिस प्रोसेस। मैक्सिमम जो बिल होते हैं उन बिल को इसी प्रोसेस के द्वारा पास होना पड़ता है। इसमें आता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका अमेंडमेंट इसी प्रोसेस के द्वारा होना चाहिए, जैसे अपना अमेंडमेंट में होता है। ठीक, तो स्पेशल मेजोरिटी में पास होने के लिए 2/3 ऑफ मेंबर्स को उसके पक्ष में आना चाहिए। अगर बाकी अगर नहीं भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 मेंबर अगर इसके पक्ष में अपना वोट दे देते हैं तो बाय स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ मेंबर्स के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इन प्रावधान को अमेंड किया जा सकता है। जो थर्ड केस आता है वो आता है स्पेशल मेजोरिटी भी होगा, लेकिन हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन भी होगा, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन प्रोविजंस का अमेंडमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, जैसे कि 2/3 ऑफ मेंबर्स का वोटिंग तो चाहिए ही, साथ में हाफ ऑफ स्टेट्स के जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके हाफ नंबर के स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए, उनकी भी मंजूरी चाहिए। उस केस में आते कौन कौन से हैं ऐसे अमेंडमेंट, ऐसे प्रोविजन जो फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट देना है, उस अमेंडमेंट को करने के लिए, उस अमेंडमेंट को पास कराने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। उसमें क्या क्या होता है कि अगर यहाँ से फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी फेडरल स्ट्रक्चरल प्रोविजंस अगर कोई ऐसा है जिसका अमेंडमेंट करना है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सिंपल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन करना हो, या अपना 7th
से रिलेटेड अगर कोई भी अमेंडमेंट करना हो, उस अमेंडमेंट के लिए हमें चाहिए क्या कि स्पेशल मेजोरिटी से पास तो होने चाहिए, साथ में हाफ स्टेट का रेटिफिकेशन, उनका मंजूरी भी लेना जरूरी होता है। तो इन तीनों यानी कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्लियर हुआ। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में तीन तरह के प्रोसेस से अमेंडमेंट किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट। सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा, 50% ऑफ मेंबर्स इनके पक्ष में होने चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 ऑफ मेंबर्स इनके पक्ष में होने चाहिए, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आता है। और थर्ड, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट का भी मंजूरी मिलना चाहिए, जिसमें क्या क्या आता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करना हो, 7th शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करना हो, या ये आता है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। ओके, क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।